हेलो, माई सेल्फ राहुल कुमार, आपका आरके सर, फिजिक्स फैकल्टी, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोटा। आज हम लोग आए हैं डिस्कस करने जेई मेंस का पेपर जो आपने दिया था 26 जून 2022 को मॉर्निंग सेशन में, मतलब शिफ्ट 1 में। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एन एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा log e kt बाई बीटा x। अच्छा, अपने पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखें आप, p इक्वल्स टू समथिंग अल्फा बाई बीटा log e kt बाई बीटा x वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स एंड x इज डिस्टेंस। देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, x तो अपना डिस्टेंस दे दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने दे दी। एंड t इज टेम्परेचर, इसमें आप धोखा ना खाएं, स्मॉल t है तो अपन उसको टाइम ना मान ले, दिस इज टेम्परेचर। देन द डायमेंशंस ऑफ अल्फा विल बी, बहुत बढ़िया, ये यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है। अब देखते हैं अपन, एक चीज अपन अच्छे से जानते हैं कि ये टर्म तो डायमेंशनलेस है, तो मैं आराम से बोल सकता हूं डायमेंशन ऑफ p इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। क्लियर है क्या? ये चीज मैं आराम से बोल सकता हूं, है ना। और यहां से मैं एग्जैक्टली बोल पाऊंगा कि डायमेंशन ऑफ p इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई डायमेंशन ऑफ बीटा। बहुत बढ़िया। अब साहब क्या दिया हुआ है सवाल में, देखो, इसने p को बोल रखा है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका मतलब p हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब इसको तो हम 1 लिख सकते हैं। अगर ये 1 हो गया तो अपन लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय डायमेंशन ऑफ बीटा। क्लियर है क्या? अब यहां के बाद मैं लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बीटा, है ना। अब एक बार मुझे बीटा का डायमेंशन पता चल जाए तो अल्फा मैं आराम से बता सकता हूं। तो भाई साहब, बीटा कहां से लेके आएंगे हम? बीटा सर यहां से लेके आएंगे हम। देखिए यहां पे अब मुझे पता है कि kt बाई बीटा एक्स तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो kt बाई बीटा एक्स से मुझे k का डायमेंशन पता है, t का डायमेंशन पता है एंड x का डायमेंशन पता है, तो मैं क्या बीटा का निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकाल सकते हैं अपन, मैं आराम से निकाल सकता हूं। देखें आप, सेम वही करा अपन ने, यहां से अपन ने लिख लिया ये चीजें बिल्कुल, और kt बाई बीटा t से हमें निकालना है बीटा का डायमेंशन, है ना। अच्छा, एक चीज हम पढ़ते थे KTG में, एनर्जी, याद है? एनर्जी इक्वल्स टू होता था 3/2 KT, ये तो होता था मोनोएटॉमिक के लिए, दूसरे गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होता है, बट डायमेंशनली यही चीज होता है कि एनर्जी की डायमेंशन KT के डायमेंशन के बराबर होता है एंड T इज टेम्परेचर। तो मैं आराम से बोल पाऊंगा, ये जो ऊपर KT दिख रहा है ना आपको, नाउ जो लिखा हुआ है kt बाई बीटा टी, ये kt तो हमारा एनर्जी का डायमेंशन हो गया, तो ऊपर एनर्जी है, ध्यान से देखना आप, और टोटल का टोटल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो मैं बोल पाऊंगा बीटा एक्स भी क्या kt के डायमेंशन के बराबर होगा एंड kt इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, और मुझे एनर्जी की डायमेंशन मुझे पता है ना। तो अब इस इक्वेशन से हमने सॉल्व करा तो बीटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी? kt की डायमेंशन, दैट इज एनर्जी की डायमेंशन, एंड डिवाइडेड बाय x का डायमेंशन, है ना। तो अपने पास आ गया ml² t-2 इंटू डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x, और वहां से हमें मिल जाता है अल्फा और बीटा का डायमेंशन, है ना। तो इस हिसाब से अपना आंसर कौन सा मैच कर जाता है? देखो, अपना आंसर मैच कर जाता है C। क्लियर? इस सवाल में देखते हैं अपन क्या है। इस सवाल में कह रहा है ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, बहुत अच्छी बात, लिफ्ट में खड़ा है भाई वो। उसके बाद क्या बोल रहा हो? इन विच सिचुएशन ही एक्सपीरियंसेस अ वेट लॉस, बहुत बढ़िया, किस सिचुएशन में उसे वेट घटता नजर आएगा या महसूस होता नजर आएगा। अपने को एक चीज बता, और ऑप्शंस क्या क्या दिया उन्होंने? व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया। व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बहुत अच्छा। अच्छा, दो ऑप्शंस में उन्होंने क्या रखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, और दो ऑप्शंस उन्होंने रखा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक बार ऊपर है एक बार नीचे है। एक काम करते हैं अपन, चारों ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं ना। जब चारों ऑप्शंस को अपन चेक करेंगे तो अपने को ये मिलेगा, ध्यान से देखो, कि पहले वाले केस में अगर ये न्यूट्रल होता सब कुछ, लिफ्ट अगर वैसे ही पड़ा होता, तो लिफ्ट अगर ऐसी होता तो क्या होता, सोच के देखो आप। लिफ्ट अगर ऐसी होता तो अपने पास आ जाती सीधा सीधा, ध्यान सुनना, ऊपर लग रहा होता n, नीचे लग रहा होता mg। अच्छा, जो वेट जिसमें हम नापते हैं, जिस पे हम तौलते हैं वेट, वो बताता क्या चीज है? वो सिर्फ बताता है नॉर्मल, है ना। तो यहां पर देखो बेटा कि अगर नॉर्मल की वैल्यू हो रही है mg और ये रेस्ट पे है, तो सीधी सीधी वेट क्या बताएगा? वो n1 के बराबर, एंड n1 इज इक्वल्स टू
mg, दिस इज आवर ओरिजिनल वेट जब लिफ्ट रुकी हुई थी। क्लियर है? अब मान लो कि इस लिफ्ट को ऊपर हमने एक्सेलरेट करा, जब हम ऊपर एक्सेलरेट करते हैं तो सूडो फोर्स किधर लग जाती है? नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ सूडो फोर्स लग गई तो अब n2 की वैल्यू कितनी होगी? इस वाले केस में मान लिया हमने नॉर्मल नंबर 2, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी तो n2 की वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? mg प्लस ma। देखो वेट बढ़ गया, ये mg हमारा ओरिजिनल वेट था, कुछ ओरिजिनल वेट में ऐड हो गया, वेट बढ़ गया हमारा। तीसरे केस में मान लेता हूं मैं नॉर्मल लग रहा है n3, है ना, बट लिफ्ट जा रही है नीचे, तो ब्लॉक पे सूडो फोर्स किधर लग गया? ऊपर की तरफ। अगर सूडो फोर्स लग गया ऊपर की तरफ तो जब फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? n3 प्लस ma, ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, तो n3 प्लस ma इक्वल्स टू mg। यहां पर अगर आप n3 की वैल्यू निकालोगे तो n3 की वैल्यू आ जाती है mg माइनस ma, है ना, वेट घटता हुआ नजर आ रहा है अपने को, है ना। और लास्ट के दो केसेस में बोल रहे हैं हमें कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सूडो फोर्स का कोई चक्कर ही नहीं अपने को, तो वेट हमेशा ओरिजिनल वेट के बराबर ही होगा। तो वेट हमें सिर्फ और सिर्फ घटता हुआ कहां नजर आ रहा है? देखो, सिर्फ और सिर्फ हमें घटता हुआ नजर आ रहा है तीसरे वाले केस में, मतलब जहां पर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है ना। तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा बेटा? देखो, ऑप्शन मैच कर जाएगा हमारा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। देखो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट इट्स मैक्सिमम हाइट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम्स जीरो। अच्छा, ये सवाल है अपना मोशन अंडर ग्रेविटी का कि एक बॉल को अगर हमने ऊपर की तरफ फेंका है तो मैक्सिमम हाइट पर कौन सी चीज जीरो हो जाती है। बहुत बढ़िया। ऑप्शंस क्या क्या दिया? देखो, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। बहुत अच्छी बात, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। बहुत इजी सवाल है, देख के आंसर आपको पता चल रहा होगा। इसमें क्या करना है, सोचो, एक बॉल को अगर हमने ऊपर की तरफ फेंका तो क्या होता है बेटा? जब बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो बॉल तो ऊपर जाएगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ, है ना। और ये वो कंडीशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। और अपन ने पढ़ा था कि जब भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो बॉडी पलटी मारती है, और जहां पलटी मारती है वहां की रफ्तार क्या हो जाता है? जीरो। अब देखो यहां पे पलटी पॉइंट पे रफ्तार कितनी होनी चाहिए? जहां बॉडी पलटी मारेगी वहां रफ्तार जीरो, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो अपना कौन सा आंसर मैच हो जाएगा? दिस इज मोमेंटम। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। A ball is released from rest from point P of a smooth semi-spherical vessel as shown in figure। ये फिगर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक वेसल है सेमी सर्कुलर, उसमें एक पॉइंट P है, पॉइंट P से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया। द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट पॉइंट Q, बोल रहा है यहां से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया, यहां पर बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो A है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो A वहां पर है एट पॉइंट Q, व्हाइल एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट Q इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B। बहुत अच्छी बात। और यहां पे एंगल दिया हुआ ना अल्फा। पूछा क्या हमसे? विच द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन A एंड अल्फा। अच्छा, वेरिएशन ऑफ A विथ अल्फा पूछ रहा हमें से। A क्या चीज था? रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और ऑप्शंस क्या क्या दिए हमें? देखो, ऑप्शंस हमें दे रखा है इन्होंने। ऑप्शंस दिया हुआ है ए, देखो चारों अलग अलग टाइप के ग्राफ दिख रहे होंगे आपको, और अपने को इस ग्राफ में से निकालना है कि कौन सा है वेरिएशन वो। बहुत अच्छी बात। एक चीज बताओ बेटा, अगर इसका एफबीडी अगर देखोगे आप, इसकी अगर एफबीडी देखोगे आप तो सोच के देखो, जब ये अल्फा एंगल नीचे उतरा, मान लो कि एच हाइट नीचे आ गया, हो जब एच हाइट नीचे आ गया तो एच की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम? ये रेडियस आर मान लो, दिस इज व्हाट, दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा। क्लियर क्या? यहां से हमने लिख लिया एच इक्वल्स टू आर साइन अल्फा, ये थीटा एंड अल्फा इज सेम। नाउ जब ये बॉडी यहां पहुंच रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी बताओ? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, है ना। एंड वेलोसिटी इज व्हाट? √2gh फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, √2gh। तो वेलोसिटी हो गई इस पॉइंट पे √2gr साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू कितनी थी हमारी? r साइन अल्फा। क्लियर है क्या? नाउ इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता हमारा v²/r। क्लियर? उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी हो गई बताओ? v²/v की वैल्यू में पता है, तो v²/r की वैल्यू आ गई अपने पास, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अब Q पॉइंट पे अगर फोर्सेस बैलेंस करूं
तो आप ध्यान से देखो, अंदर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, बाहर की तरफ mg का एक कंपोनेंट mg sin अल्फा लग रहा है। mg इधर लग रहा था नीचे की तरफ, इसका एक कंपोनेंट mg sin अल्फा इधर लग रहा है, mg cos अल्फा टेंजेंशियल लग रहा है। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखें अगर आप, तो आप अगर यहां पे फोर्सेस बैलेंस करोगे तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप? n माइनस एम जी साइन अल्फा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वही इक्वेशन देखो यहां पे लिखा हुआ है ना। और अपने को अब ध्यान से देखो तो AC की वैल्यू पता है यहां से। अब अगर AC की वैल्यू डालोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 3mg साइन अल्फा, दिस इज 3mg साइन अल्फा, तो n की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छा। अब सवाल में याद करो किसका किसको रेशियो दिया हुआ था उसने? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल, इस दोनों का रेशियो A बताया था उन्होंने, है ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? m इंटू ए एंड नॉर्मल इज n, व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हियर, कितना? 3mg साइन अल्फा, है ना। अब MAC बाई नॉर्मल की वैल्यू निकालोगे बेटा आप, तो ये कितना आएगा बताओ? MAC कितना आया था? 2mg साइन अल्फा। देखो AC की वैल्यू है 2g साइन अल्फा, तो MAC कितना हो गया? 2mg साइन अल्फा। क्लियरिटी है क्या? तो MAC की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, जब इसकी रेशियो निकालेंगे आप तो साइन अल्फा मर जाएगा, देखो g से g कट जाएगा, है ना, m से m चला जाएगा। क्लियर है क्या? तो बचा क्या अपने पास? 2/3, दिस इज ए कांस्टेंट नंबर। अब अगर MAC बाय n की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब जो A रेशियो दिया हुआ था अपना वो हमेशा कांस्टेंट है, वो अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब अल्फा चेंज होता होगा, बॉल जैसे जैसे नीचे आएगी एंगल चेंज होता जाएगा, बट A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बताओ। ऑप्शन देखें अपन, ऑप्शन के हिसाब से बेटा ये आ जाएगा कांस्टेंट, देखो C आंसर। क्लियर है क्या? देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल में देखो, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating with a constant angular velocity 2 रेडियन पर सेकेंड। मतलब एक सर्कुलर रिंग है और वो रोटेट हो रही है कितने से? 2 रेडियन पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। बहुत बढ़िया। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रही है वो, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रही है, तो एक्सिस किधर होगा बताओ? वर्टिकल। देखो वर्टिकल लिख भी रखा है इसने। एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। बहुत अच्छी बात। If two objects each of mass m be attached gently to the opposite ends of a diameter, देखना ध्यान से क्या बोल रहा हो कि एक रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रही है, एक्सिस वर्टिकल है, दो छोटे छोटे मास लिए हमने स्मॉल m, और उसके एक डायमीटर के दोनों एंड पे, हर एक डायमीटर नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं इनफाइनाइट, एक डायमीटर के दोनों एंड्स पे हमने रख दिए। अब जैसे ही रखोगे आप, ये आपको भी पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने की कोशिश करेगा वो, तो जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। और वो पूछ क्या रहेगा? देखो ध्यान से, वो पूछ रहा है द रिंग विल देन रोटेट विथ एन एंगुलर वेलोसिटी। बहुत अच्छी बात, वही पूछ रहा हो कि इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो क्या करें इसमें? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें क्या करेंगे बताओ? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, है ना। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये फाइनल हो गया। अब आपको पता है कि रिंग अकेला घूम रहा था इनिशियली, तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? mr स्क्वायर, है ना। तो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इनिशियल इक्वल्स टू mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर। कैसे आए? ध्यान सुनना आप, पहले रिंग अकेला, वो तो अकेला है, प्लस दो छोटे छोटे मास। तो आप सोच के देखो, मान लो कि ये रिंग है और इसका ये डायमीटर है, यहाँ पे एक छोटा मास m, यहाँ पे एक छोटा मास m, एंड दिस इज सेंटर। तो यहां से दूरी कितनी होगी बताओ? यहां से दूरी हो गई r, दोनों की। ध्यान से देखो आप, यहां से इसकी भी दूरी r और यहां से इसकी भी दूरी r। क्लियर? तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? mr स्क्वायर। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई mr स्क्वायर, इसकी भी कितनी हो गई? mr स्क्वायर। तो नेट इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई? आप नेट इफेक्टिव हो गई, देखो अच्छे से, कैपिटल mr स्क्वायर तो हो गई रिंग की, प्लस ये 2mr स्क्वायर हो गया छोटे छोटे मासेस का, है ना। तो आप क्या लिखेंगे बताओ? I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, सारे वैल्यूज डालो, आपको मिल जाएगा ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2 इंटू m बाई कैपिटल M प्लस 2m। और देखो ये क्या सी ऑप्शन में है अपने पास, देखो बहुत बढ़िया सी ऑप्शन में है भी। तो भाई साहब ये था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सवाल, इजी कैटेगरी का सवाल है ये, कोई ज्यादा टफ भी नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। ठीक, देखो इस प्रॉब्लम में क्या है। द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विथ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल आ गया। देखो ध्यान से, जेई में सीधा सीधा वेरिएशन ऑफ g पूछ रहा है अपने से। ग्राफ आप सभी ने क्लास में करा होगा डायरेक्टली, ये सीधा सीधा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, एक बार आप स्फीयर के अंदर लेते हो, एक बार आप स्फीयर के बाहर लेते हो, कुछ हूबहू चीज आप गॉस लॉ में कर रहे होते हैं सॉलिड स्फीयर के केस में, याद करो आप। तो क्या करेंगे आप, आपको पता है ये चीज, मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर अगर मुझे निकालना हो, फॉर आर लेस देन इक्वल टू आर की बात करें, लेस देन इक्वल टू आर की बात करें, तो ये चीज सॉर्ट आउट होके क्या आ जाती है, gmx बाई आर एस क्यूब। ध्यान से सुनना, दिस इज ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड की बात करूं अगर, तो ये आ जाती है gmx बाई आर क्यूब, जहां पे x क्या चीज है, x है हमारा सरफेस से नीचे की तरफ का हाइट, है ना। तो ये इस तरीके से आ जाता है gmx बाई आर क्यूब, ये चीज सॉर्ट आउट होके निकल के आता है ये, ठीक। इक्वलिटी साइन डालोगे इसमें आप r की वैल्यू, तो gm बाई आर स्क्वायर आ जाएगा एग्जैक्टली, है ना। इस वाले में अगर आप इक्वलिटी साइन डालोगे, g एट सरफेस अगर बात करोगे, तो सरफेस पे कितनी आ जाएगी बताओ, gmr बाई आर क्यूब, एंड दिस कम्स आउट टू बी gm बाई आर स्क्वायर, जिसको आप 9.8 या लगभग 10 के आसपास मान के चल रहे होते हो। यही चीज है वो, और कुछ भी नहीं है ना। तो अगर सरफेस के अंदर की बात करें, मतलब r लेस देन r, इक्वलिटी के लिए लेते हैं अपन सरफेस पे निकालने के लिए, है ना। तो इक्वलिटी लेस देन इक्वल टू r के लिए मतलब इनसाइड की बात करोगे तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x सरफेस से, है ना। और अगर मैं बाहर की बात करूं, क्लियर, तो वो क्या निकल के आती है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल देखो ध्यान से आप, ये इसको आप सॉर्ट आउट करके लेके आओगे तो ये क्या निकल के आएगा बताओ, g आउटसाइड निकल के आएगा, g आउटसाइड निकल के आएगा सीधा सीधा gm बाई एक्स स्क्वायर। ये ठीक वैसे ही बिहेव करता है गॉस लॉ में। आप याद करो कि जब अपन स्फीयर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर, तो किसी भी बाहर वाले पॉइंट के लिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है ना। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर याद आ रहा है क्या, सेम वही चीज है gm बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड आउटसाइड ध्यान से देखो आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो रहा है वो, क्लियर है क्या। तो अपना ग्राफ कौन सा आ जाएगा, देखो आप, अपना ग्राफ आ जाएगा, ध्यान से देखें आप, ऑप्शन के हिसाब से देखो तो ग्राफ आ जाएगा अपना ये ए, देखो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाद में देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, क्लियर है क्या। देखो भाई ये सवाल क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट विल बी। अच्छा, कार्नोट इंजन का अपने को एफिशिएंसी बताना है ना। ऑप्शंस क्या दिया है देखो, 26.81, 37.81, 47.81, सब 10-10% के अंतर पे इन्होंने दिया हुआ है। क्या करेंगे अपन, अपने को पता है एफिशिएंसी क्या होती है, क्या होती है एफिशिएंसी बताओ। एफिशिएंसी होती है ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1, यही तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपना। दिस इज ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। अब याद करो सवाल में उसने क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ उसने एक स्टीम पॉइंट, दूसरा आइस पॉइंट, है ना। स्टीम पॉइंट कितना हो गया बताओ, 373, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन, एंड आइस पॉइंट कितना हो गया 0 डिग्री सी या 273 केल्विन, क्लियर है क्या। दोनों वैल्यूज पुट करो, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 26.81, एंड कौन सा आंसर मैच हो रहा है इसमें देखो ध्यान से, 26.81 इज ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है क्या। देखो भाई क्या सवाल है ये, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन ए स्टेशनरी लिफ्ट इज टी। अच्छा, लिफ्ट रुका हुआ है तो टाइम पीरियड टी है, ओके। इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट्स विद g बाई सी वर्टिकली अपवर्ड, अच्छा लिफ्ट अगर ऊपर चलने लगे तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ, तो g इफेक्टिव चेंज हो जाएगा हमारा। देन द टाइम पीरियड विल बी, बहुत बढ़िया, बहुत सस्ता सवाल था ये, बहुत इजी क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, कुछ नहीं करना, g इफेक्टिव का सवाल है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव, है ना, उसमें डालोगे वैल्यूज अपने आप आंसर आएंगे, 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव। अब अगर मान लो कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर जो पेंडुलम बॉब है उसके नीचे जी तो लग ही रहा था, प्लस g/6 और लगना चालू हो गया सूडो, तो नेट जी इफेक्टिव कितना हो गया 7g/6, खत्म। जी इफेक्टिव की जगह पे ये डाल दो आप 7g/6, आपका आंसर आ जाएगा एंड ऑप्शन विल मैच। कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, देखो 7g/6 के साथ ऑप्शन नंबर 6 सी, है ना, बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन्स एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिकुलर मास m, बहुत बढ़िया, हीट का सवाल आ गया भाई देखो ये, और हीट से तो सवाल हर साल आने ही आने हैं आपको तो जेई में,
कुछ भी कर लो आप, कोई चैप्टर से आए या ना आए, हीट से तो सवाल आने ही आने, है ना। आगे पढ़ते हैं क्या है, आइडियल गैस की बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास m है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना है 1.4। जैसे ही 1.4 आया आपके दिमाग में आना चाहिए कि डायटोमिक गैस है, ये डायटोमिक गैस है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 1.4 है ना। गामा की वैल्यू दिया हुआ है 1.4, आपके दिमाग में आना चाहिए डायटोमिक गैस है। ये पूरा का पूरा बर्तन जा रहा है v वेलोसिटी से एंड इट सडनली ब्राउट टू रेस्ट, एकाएक उसको रेस्ट पे लाया गया। सोच के देखो, v वेलोसिटी से जा रहा था, मास m है, टोटल मास m मान लेते हैं, ये मास मॉलिक्यूलर मास है ना। मान लो कि बर्तन के अंदर n नंबर ऑफ मोल्स है, तो टोटल मास जा रहा था तो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे आपने सडनली रोका उसकी एनर्जी लॉस हो गई, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी। अब सवाल क्या पूछा देखो, एज्यूमिंग नो हीट इज लॉस टू द सराउंडिंग। अब जो एनर्जी का लॉस हुआ बाहर बर्बाद भी नहीं हो रहा है, तो जा कहाँ रहा भैया, वेसल टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय, मतलब अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब गैस का क्या बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है भाई साहब। तो जो नेट काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो सीधा सीधा जाएगा गैस के इंटरनल एनर्जी में, और वही अपने को पूछा जा रहा है कितना टेम्परेचर का चेंज होगा, है ना। ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, चलो भैया सॉल्यूशन देखते हैं अपन कैसे होगा ये, है ना। जो अपन को थ्योरी पता है, अपने क्या सोचा कि अगर कोई कंटेनर चल रहा है, मान लो इसकी मास टोटल m है या m डैश मान लेता हूं मैं, और वेलोसिटी v है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ इंटू m डैश इंटू वी स्क्वायर, यही तो एनर्जी मेरा लॉस है, ठीक। और अगर ये सारा का सारा गैस को मिलने वाला है, तो गैस को कितना एनर्जी मिलेगा इंटरनल चेंज के लिए बताओ, एनसीवी डेल्टा टी, यही तो होता है डी यू क्या होता है एनसीवी इंटू डी टी, यही तो है। अब ये डी टी मुझे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स और सीवी अगर पता हो तो सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं ना। सवाल के अंदर ध्यान से देखो क्या लिखा उसने, सिर्फ गामा की वैल्यू दी मतलब डायटोमिक गैस बोल दिया उसने, डायटोमिक बोल दिया मतलब सीवी पता है, सीवी क्या होता है FR/2, है ना, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया डायटोमिक के लिए 5। क्लियर है क्या। अब मुझे कुछ नहीं करना, एनर्जी का लॉस इक्वल टू एनर्जी का गेन करना है। अब मान लो कि कंटेनर के अंदर कितने गैस है, n नंबर ऑफ मोल्स गैस है। अगर कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ मोल्स गैस हैं और मॉलिक्यूलर मास m है जो सवाल में दिया हुआ है उसने, तो टोटल मास ऑफ कंटेनर क्या हो गया। बर्तन का मास अपन इग्नोर कर रहे हैं, सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ उसने, बर्तन का टोटल मास इग्नोर कर रहे हैं हम, सिर्फ गैस का मास देख रहे हैं हम। तो कितना हो गया, अगर n नंबर ऑफ मोल्स हैं और मॉलिक्यूलर मास है m, तो टोटल मास कितना हो गया कंटेनर का, ये m डैश की वैल्यू हो गई n इंटू एम। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ इंटू n इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी लॉस, जो काइनेटिक एनर्जी रुकने के बाद लॉस हुआ है, एंड दिस एनसीवी डेल्टा टी इज द एनर्जी गेन बाय द गैस, जो इसके इंटरनल एनर्जी में जाएगा, है ना। अब यहां से देखो टोटल दोनों तरफ से नंबर ऑफ मोल्स कट गए, सीवी की वैल्यू हमें पता है, सीवी क्या होता है बेटा FR/2, है ना। और गामा के वैल्यू से मुझे ये मालूम चल गया कि ये डायटोमिक गैस है, इसलिए सीवी की वैल्यू हो गई FR/2 मतलब 5R/2। अब ये वैल्यूज यहां पे डालो और इक्वेशन को इक्वेट करोगे आप, डेल्टा टी आ जाएगा mv²/5R, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या। देखो भैया सवाल क्या है, ये सवाल कहां से आ गया, टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटर का सवाल है। ये दो कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको, कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, बहुत बढ़िया, आर कनेक्टेड एट सोन इन फिगर। इनिशियली कैपेसिटर C1 इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। इस C1 भाई साहब को पहले हम लोग चार्ज करके लाए हैं V वोल्ट के पोटेंशियल से, है ना। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा बताओ, Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू क्या होता है C इंटू वी, तो C1 इंटू वी आ जाएगा चार्ज इस पे। तो सिस्टम के अंदर अपने पास इनिशियल चार्ज कितना है C1 इंटू वी। अब क्या पूछा आगे, द बैटरी इज देन रिमूव्ड एंड द चार्ज कैपेसिटर C1 इज नाउ कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर। बहुत बेसिक सवाल कैपेसिटर का, मैं इसको इजी कैटेगरी में बोलना चाहूंगा, बहुत आसान सा सवाल है। अब ये चार्ज दोनों में बटेगा, और वो क्या पूछ रहा है आपसे, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2, तो दोनों में इक्विलिब्रियम पर C2 दूसरे वाले पे कितना चार्ज रहेगा, है ना। ऑप्शन से बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जाना पहचाना ऑप्शन देखो, है ना। क्या करेंगे अपन, इनिशियल चार्ज पता है अपने को सिस्टम के अंदर, बाहर से कोई चार्ज तो आना नहीं है, और इसका अंदर का चार्ज बाहर कहीं वेस्ट होना नहीं है। टोटल चार्ज अपने पास सिस्टम में था कितना, टोटल चार्ज था भैया C1 इंटू वी, है ना। टोटल चार्ज की बात करो तो टोटल चार्ज है अपने पास C1 इंटू वी। क्लियर। और अपने पास इक्विलिब्रियम में जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा सिस्टम का, देखो वो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, है ना। ये नेट कैपेसिटेंस हो गया C1 प्लस C2। अब अपने को पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q बाई C।
तो इक्विलिब्रियम में कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, Q बाई सी, है ना। Q अपने को पता है C1 इंटू वी, और नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2, है ना। तो अपने को कॉमन पोटेंशियल पता चल गया जो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल है, V इसके अक्रॉस भी, V इसके अक्रॉस भी। अब V अगर मुझे पता चल चुका है और C2 पे मुझे चार्ज चाहिए, तो C2 का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है V, C2 का कैपेसिटेंस है C2, तो चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इंटू वी। सीधा सीधा C2 इंटू वी करोगे आप बेटा, सीधा सीधा ये ऑप्शन मैच हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। देखो इस सवाल में क्या है, क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन रीजन का सवाल है ये, उसको ऑब्जेक्टिव बना के पूछा अपने से। असर्शन क्या है, ध्यान से देखो, नॉन पोलर मटेरियल्स डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अच्छा, ये नॉन पोलर मटेरियल की बात कर रहा हो, क्लियर है क्या। अच्छा, नॉन पोलर की बात करो तो बोल रहा है कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, टोटल कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नॉन पोलर का तो जीरो ही होता है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। When a non-polar material is placed in an electric field, the center of the positive charge distribution of its individual atom or molecule coincides with the center of the negative charge distribution। ये गलत लग रहा है अपने को। ऑप्शंस देखो क्या बोल रहा हो, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ये तो अपने को तो रीजन बिल्कुल ही गलत लग रहा है। क्यों रीजन गलत लग रहा है, तो सोच के बताओ। रीजन इसलिए गलत लग रहा है कि मान लो कि कोई अगर मटेरियल है ना, और वो इस तरीके से है, मान लें आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाल रहे हैं। क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़ें आप। क्वेश्चन में बोल रहा है वो व्हेन अ नॉन पोलर मटेरियल इज प्लेस्ड, है ना। अब अगर नॉन पोलर मटेरियल को प्लेस करोगे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर अलाइन हो जाएंगे और नेगेटिव इधर अलाइन हो जाएंगे। तो कहाँ दोनों का सेंटर मैच होगा, दोनों का सेंटर बिल्कुल ही मैच नहीं होगा, दोनों रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक राइट साइड की तरफ एक लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये रीजन अपना गलत हो जाता है। इस हिसाब से आप तुरंत आंसर को चुन पाओगे कि असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। तो अपने हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, सी। और जेईई मेंस ने भी आंसर क्या दिया है, सी। बहुत बढ़िया, तो ये आंसर मैच हो जाता है अपना। क्लियर। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई। अच्छा, फाई की वैल्यू इसने दे दिया हमें, है ना, और बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5, रेजिस्टेंस दे दिया 5। देन द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर क्या होगा करंट। भाई साहब ईएमएफ निकाल लेंगे अपन, रेजिस्टेंस पता है, करंट तो आ ही जाएगा। एंड ईएमएफ क्या होता है अपना, डी फाई बाई डी टी। डिफरेंशिएट करोगे पोटेंशियल आएगा, मैग्नीट्यूड। अपने को डायरेक्शन से मतलब ही नहीं, उसने पूछा भी नहीं करंट किधर बहना है, तो सीधा सीधा मॉड ले लोगे। इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। अपने को करंट के डायरेक्शन से ही मतलब नहीं है, सीधा सीधा मॉड ले लो, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, रेजिस्टेंस पता है, करंट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा अपना, देखो फटाफट अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, 78 वोल्ट आ रहा अपना पोटेंशियल। डिफरेंशिएट करने के बाद देखो इसको, और t इक्वल टू 2 इसमें वैल्यू पुट करने के बाद तो करंट कितना आ रहा है, 15.6, है ना। और 15.6 क्या ए ऑप्शन है अपना, देख लेते हैं अपन एक बार, बिल्कुल सही। और जेईई मेंस ने आंसर भी यही दिया है। बहुत इजी सवाल ईएमआई का, है ना, बहुत इजी सवाल, ठीक है। देखो भाई इस सवाल में क्या दिया है, एन एल्युमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लार्जर। अच्छा, लेंथ को 0.4% इंक्रीज किया गया, देन द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज, बहुत बढ़िया। आर का फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, रो एल बाई ए होता है, उसमें लेंथ को चेंज किया गया तो बोल रहा रेजिस्टेंस में क्या चेंजेज आएंगे। अपने को पता है आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अब लेंथ चेंज करोगे बेटा, अगर मान लो ये वायर है, इसका लेंथ चेंज करोगे तो एरिया भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो एरिया इंटू लंबाई कांस्टेंट होगा, तो एरिया इक्वल्स टू सम कांस्टेंट बाय लेंथ, एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इस वाला वैल्यू को यहाँ उठा के पटको तो आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के है ही, प्लस ये ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल स्क्वायर के, है ना। अब यहां से अगर देखोगे तो डेल आर बाई आर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल एल बाई एल। ये आप एरर चैप्टर में पढ़ते हो इस चीज को आप, है ना, कैलकुलेशन वाला। और यहां से डेल एल बाई एल मुझे पता है 0.4% दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो डेल आर बाई आर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0.4 दैट इज 0.8, है ना। और देखो क्या सी ऑप्शन में है क्या ये अपने पास जेईई मेंस में, बिल्कुल 0.8, बिल्कुल सही आंसर ये।
क्लियर है क्या? देखो इस सवाल में क्या है, इस सवाल में बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, सेम वेलोसिटी सेम दिया है उसने, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, सर्कुलर पाथ में जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है वो, है ना। तो रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब बाय द अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। बहुत इजी सवाल, आर इक्वल्स टू क्या होता है, mv/qb, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया आपके पास, वहां से आप रेशियो आराम से निकाल पाओगे, है ना। आर इक्वल्स टू क्या होता है, mv/qb। तो अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो ये अपने को रेशियो लेना है। अगर देखो ना, रेडियस कंपेयर करना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q, है ना। दोनों चीजें देखनी है अपने को, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 है ना, और मास 4 टाइम्स, प्रोटॉन का चार्ज 1 एंड मास 1, उसके रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा रेशियो अपना, 2:1। क्लियर है क्या? एंड ये कौन सा वाला ऑप्शन है, 2:1 आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। एंड ये जेईई मेंस ने आंसर भी कौन सा दिया है, बिल्कुल सही, सी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखिए इस सवाल में क्या दिया है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्म प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव का सवाल है ये, है ना। और हर साल, अब तो जेईई मेंस देख लो आप, हर साल एक सवाल तो ईएमएफ से लेता ही लेता है, और वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं रहता है इसमें। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादा टफ सवालें नहीं आती, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन उसने दे रखी है, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच ऑफ दिस वेव, है ना, विल बी। तो अपने को पूछा है, डेटा उसने दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट एंड म्यू की वैल्यू दे दी 4 × 10⁻⁷, इसने ये दे रखा है, ऑप्शंस दे रखे हैं, अपने को फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ध्यान देना इस बात को आप, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब एच वेक्टर अपने को निकालना है, ये ध्यान देना आप, अपने को एच वेक्टर चाहिए, अपने को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली नहीं चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे सब बताओ, डायरेक्ट अपने को पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कितना है, देखो ये एक्स कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, दिस इज एम्पलीट्यूड 301.6। डेटा बड़ी डेटा है, बाद में इसको यूज कर लेंगे, कुछ वेरिएबल मान लेते हैं अपन। तो अपन ने मान लिया E0 x जो मैक्सिमम वैल्यू है, y का E0 y क्या, ये चीज दिया है, तो E0 E की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितनी हो सकती है, ये चीज √E0² x प्लस E0² y। क्लैरिटी क्या? अब ईएम वेव्स के देखो, आपको पता होगा ये चीज कि क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो, और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है ये, कि E0/B0 क्या होता है, C के बराबर होता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये यूज हो रहा है, और इसी सेम कॉन्सेप्ट पे इस बार जेईई मेंस बहुत सारे शिफ्ट में सवाल पूछे जा रही है ना, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये सेम कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिए आप। ये चीज यहां से आप B0 निकाल लोगे, मतलब B का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाल लोगे आप। क्लैरिटी, ये चीज आ गया। अब एक चीज देखना है इसमें, अच्छी बात ये है डायरेक्शन निकालना। अब ईएम वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है, मान लो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर की तरफ प्रोपेगेट कर रही है वो, तो ईएम वेव का अच्छी खूबसूरती क्या है कि अगर मान लो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर की तरफ प्रोपेगेट कर रही होती है, तो इससे 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा होता है ना। तो ये प्रोपेगेशन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दोनों का आप क्रॉस लोगे तो ऊपर की डायरेक्शन मिलेगी आपको, है ना, तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो अपने को सी मतलब वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस लेना है यूनिट वेक्टर्स का, तो डायरेक्शन आ जाएगा अपने पास, है ना। ये डायरेक्शन आप निकाल लो क्रॉस करके। एक बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिख लेंगे हम। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जब लिख लेंगे तो मुझे एक क्वेश्चन के हिसाब से निकालना था एच, है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है B/μ0, दूसरा कॉन्सेप्ट। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स को ऐड करके सवाल बनाया गया है, इसलिए इसको इजी में तो अपन नहीं बोल सकते, मीडियम टू टफ बोल सकते हैं, क्योंकि नया टॉपिक होता है आपके लिए ये, तो मीडियम टू टफ बोला जा सकता है। दो अच्छे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया गया। अब इसके बाद इसमें वैल्यूज डाल लो आप, E0 x अपने को दिया हुआ था, μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ दिया हुआ है, वैल्यूज डालोगे एग्जैक्ट आपको आंसर मैच हो जाएगा, है ना, एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाएगा ये। देख लो अपना सी वाला ऑप्शन, है ना, ये आपका एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। आप वैल्यूज पुट करोगे आएगा, बट इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी, इसमें दो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया गया है, और ये टॉपिक हर बार आते हैं अभी। क्लियर है क्या? क्या है सवाल में देखो, इन फ्री स्पेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ 3 GHz, ठीक है, ईएम वेव है,
उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उन्होंने, स्ट्राइक्स ओवर द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज लेमडा बाई 100। अच्छा, लेमडा बाई 100 वे लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, जो वेव का वेवलेंथ है ईएम वेव का या लाइट मान लो आप, उससे 100 टाइम्स कम है। द फेनोमेनन विच हैपन्स देयर विल बी, बहुत छोटा है पार्टिकल का साइज, और जब बहुत छोटा पार्टिकल का साइज होता है वेव के रिस्पेक्ट में तो एक ही इफेक्ट होता है, स्कैटरिंग। बेसिक थ्योरी पे बेस सवाल था, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन है ये, बेसिक थ्योरी टाइप क्वेश्चन है ना। तो जब बहुत छोटा साइज होता है तो एक ही इफेक्ट आएगा, दैट इज स्कैटरिंग, है ना। और ये आंसर है भी अपना, क्लियर है क्या? आंसर नंबर डी, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड v एंड ए फोटोन विथ स्पीड c। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड v दी हुई है इसने और फोटोन की स्पीड c हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इफ द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ये ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है ये, मैटर वेव्स का, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। एनर्जी का रेशियो है और मोमेंटम का रेशियो देखना है अपने को, है ना। और इन्होंने एक चीज बोल रखा है कि दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, बहुत अच्छी बात। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है बताओ, लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, एच बाई पी, और वहां से पी इक्वल्स टू क्या आएगा, एच बाई लेमडा, है ना। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है उसने, याद करो को, क्वेश्चन के अंदर उसने डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ को इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब एच बाई पी दोनों का सेम है। तो मैं लिख पाऊंगा एच बाई पी इक्वल्स टू एच बाई पी ऑफ फोटोन, मतलब मोमेंटम ऑफ फोटोन। वहां से आ जाएगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्लियर है। अब जब ये चीज आ जाएगा अपने को काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना है। अब तो मोमेंटम वाला ऑप्शन गायब ही हो गया, देखो मोमेंटम वाला ऑप्शन क्या दिया उसने, दोनों सेम है अपने पास, तो ये दोनों ऑप्शंस तो गायब हो गए अपने, है ना। अब बचा एनर्जी का रेशियो। अब एनर्जी का रेशियो जरा ध्यान से देख लेते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या लिखेंगे अपन, हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर। अपन लिख लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर वो क्या लिख सकते हैं, देखो हाफ एम इंटू वी, एम इंटू वी क्या था, मोमेंटम, तो हाफ इंटू पी इंटू वी, इसको लिख लिया पीवी बाई 2। ठीक इसी प्रकार से फोटोन की एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा, एम इंटू सी इंटू सी, एम इंटू सी क्या हो गया, मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा पी इंटू सी। अब यहां से दोनों की काइनेटिक एनर्जी कंपेयर कर लोगे आप तो v बाई 2c। क्लैरिटी है क्या? देखो ध्यान से आप, बिल्कुल इजी सवाल था, कुछ नहीं, एनर्जी और मोमेंटम कंपेयर करना था और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आ गया, v बाई 2c। और ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर बी भी है v बाई 2c, बिल्कुल ठीक। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड विथ व्हेन यूरेनियम 23892 डिकेज टू लीड। अच्छा ये लीड, ठीक है, ये रेडियोएक्टिविटी का सवाल है। ये अगर मान लो आप, ये अगर टूट रहा है किसमें, देखो सवाल फिर से, ये अगर टूट रहा है लीड में, ये अगर इसमें टूट रहा है तो बोल रहा है कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स टूटेंगे, है ना। अब सोचो अगर ये टूटेंगे, मान लेते हैं मैं एक्स अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और वाई बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे, है ना। तो इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, ये रिएक्शन है अपनी, मान लो कि एक्स अल्फा पार्टिकल बाहर निकले, वाई बीटा पार्टिकल बाहर निकले। अब दो चीजें आपको बैलेंस करनी है इसमें। अल्फा पार्टिकल के लिए देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। अब इस इक्वेशन से दो चीजें बैलेंस करनी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो दोनों के दोनों बैलेंस रहने चाहिए। तो एक इक्वेशन तो लिख लोगे 238 इक्वल्स टू 206 प्लस 4 प्लस 0, ये चीज आ गया पहला इक्वेशन। यहां से देखो ध्यान से, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। दूसरी इक्वेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो 92 इक्वल्स टू 82 प्लस 2 माइनस क्या लिखोगे आप बताओ, आ जाएगा अपने पास इक्वेशन 92 इक्वल्स टू 82 प्लस ये एक का 2 है और x नंबर है अपने पास, तो प्लस 2x आ जाएगा, और यहाँ पे -1 है और ये y है, तो कितना आ जाएगा -1 मतलब -y। तो इक्वेशन आ गया 92 इक्वल्स टू 82 प्लस 2x माइनस y। अब अपने को x की वैल्यू यहाँ से पता है, अब ये उठा के यहाँ डालो तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो x भी आ गया और y भी आ गया, है ना। तो x नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे अल्फा के और y नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे बीटा के। कुछ नहीं करना था इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कंपेयर करना था बस। और यहां से अपना आंसर आ जाता है, अल्फा पार्टिकल्स आ जाते हैं कितने बेटा, देखो 8 आ जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं 6। और आंसर नंबर डी देखें अपन क्या है, आंसर नंबर डी इज 8 अल्फा पार्टिकल एंड 6 बीटा पार्टिकल। क्लियर है क्या? देखो ध्यान से आप, ये आंसर मैच भी हो रहा है अपना, 8 अल्फा पार्टिकल एंड 6 बीटा पार्टिकल्स। क्लैरिटी?
सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कंपेयर करना था। रेडियो एक्टिविटी का बहुत आसान सवाल, रिएक्शन भी ज़्यादा टफ नहीं था इसमें, नॉर्मल सी चीज़ें सवाल में खुद ही बोल के रखा उसने कि इसमें से आपको अल्फा पार्टिकल निकलना और बीटा पार्टिकल निकलना, ऑप्शन देख के लिख रहा है अपने को, है ना। तो नॉर्मल सा इक्वेशन लिख लेंगे अपन, बैलेंस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस सवाल में देखते हैं क्या है, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। अच्छा, PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन में कुछ ग्राफ दिया हुआ है। इसका ध्यान से देखना आप कि ये लीनियर ग्राफ नहीं है ना। जब लीनियर ग्राफ नहीं दिया हुआ हो तो अपने को चेंज लेना है, डायरेक्ट स्लोप नहीं लेना है। क्लियर? तो चेंज देखो, अपने को सवाल भी क्या पूछा है, देखो अच्छे से, 2 वोल्ट और 4 वोल्ट पे अपने से क्या पूछा है, रेजिस्टेंसेस पूछ रहा है। करंट एंड वोल्ट दिया हुआ है, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है। गैप आप देख लो 2 पर, 2 से लेके 2.1 तक का और 4 से लेके 4.2 तक का, है ना। गैप दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, देखो अच्छे से, ये 2 गैप आपको दिख रहे होंगे। इस दोनों गैप से आप 2 डेटा निकाल लोगे, करंट का और पोटेंशियल का, और रेजिस्टेंस निकल जाएगा वहां से, है ना। तो कैलकुलेशन देखें अपन ध्यान से, R इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है IR, है ना। तो I इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V/R। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो अपने पास लीनियर ग्राफ है नहीं, तो अगर लीनियर ग्राफ नहीं है तो R इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, del V/del I, है ना। चेंज लेंगे अपन। अब दोनों टाइम पर, एक बार 2 वोल्ट पर और एक बार 4 वोल्ट पर, दोनों टाइम पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो दोनों टाइम पर स्लोप अगर ध्यान से देखोगे आप तो 2 से लेके 2.1 तक, वोल्ट में चेंज कितना है, 0.1 तक का, और यहां पर कितना का चेंज है देखो, 5 से लेके 10 तक का, है ना। तो क्या लिखोगे, 5 × 10⁻³ क्लियर? उसके बाद यहां पर देखो कितने का चेंज है, 0.2 का, और यहां कितना चेंज देखो, 200 से लेकर 250 तक हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना, वो डेटा वहां पे डालो तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी R2 की और R4 की, और वहां से R2/R4 क्या आ जाता है, 5/1, जो कि मैच कर रहा है कौन सा ऑप्शन, ध्यान से देखो आप, ऑप्शन नंबर B। क्लियर है? जी मेंस का भी यही आंसर है, बहुत आसान सवाल। ध्यान देने वाली बात थी कि ग्राफ इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो अपने को चेंज लेना है। क्लियर? देखो बेटा ये सवाल क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए सवाल पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ये सवाल एग्जैक्टली एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी में जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन खोलोगे तो पहला लाइन जो मिलेगा आपको वही मिलेगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल। क्लैरिटी है, यही चीज मिलेगा आपको। तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी टाइप सवाल था ये, अपने आप आपको दिख जाएगा वो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलो या मैसेज सिग्नल बोलो, दोनों सेम ही चीज है। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का सवाल है, थ्योरी बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ भी आपको लॉजिक नहीं लगाना। ये आपको सिखाती है कि एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको यही सिखाती है कि एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड फुल स्टॉप कॉमा के साथ उठ के आया सवाल ये, है ना। उस टॉपिक में आप जाओगे तो आपको पहला लाइन जो दिखेगा वो यही दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ए फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ऊपर उड़ रहा है ये। व्हेन इट पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी क्राफ्ट गन, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल टू हिट द जेट। बहुत अच्छी बात, बोल रहा है कि एक फाइटर जेट ऊपर जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड से, नीचे आप खड़े थे, यहाँ से आपने एक बुलेट फायर करा। बुलेट आपने फायर करा कितने से, बुलेट आपने फायर करा है 400 मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पे, है ना। आपने थीटा एंगल पे फायर करा है और आप चाह रहे हो कि बुलेट डायरेक्टली हिट करे। हिट तो तभी करेगा बेटा जब दोनों की एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगी, तभी दोनों साथ साथ हॉरिजॉन्टल में चल पाएंगे। और इसके वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण ऊपर भी जाता रहेगा, है ना। मान लो ना कि इसकी मान लो थीटा एंगल है, तो इधर क्या लिखोगे आप, 400 कॉस थीटा, और इधर क्या लिखोगे आप, 400 साइन थीटा। तो इस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण तो ये ऊपर जा रहा होगा बुलेट, तो ऊपर हिट करेगी, बट दोनों साथ साथ एक ही पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली पहुंचेगा तभी तो हिट करेगी। उसके लिए दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब 400 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 200 एंड cos थीटा कम्स टू बी कितना आएगा बेटा 1/2, और थीटा आ जाएगा कितना 60 डिग्री। बहुत इजी कैलकुलेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी का इजी कॉन्सेप्ट, इजी कैलकुलेशन, सब कुछ इजी, और आंसर आ जाता है कितना अपने पास 60 डिग्री, है ना।
और जेईई मेंस ने आंसर क्या दिया बेटा 60 डिग्री। बहुत सही, क्लियर है, देख लें आप। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg is dropped from the height of 10 meter. The height at which the magnitude of velocity becomes equal to the magnitude of acceleration due to gravity. बोल रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कब इक्वल हो जाएगा। वैसे तो सवाल में दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, तो एक बेतुका सा चीज़ हो जाता है ये कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आप कंपेयर कर रहे हो, बट कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए वैसे, बट क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है अपने पास, है ना। बट अगर सवाल पूछ रहा है कर सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज, तो क्या करेंगे सोचो। बॉल को आपने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, और 10 मीटर हाइट से आपने ड्रॉप किया है। 10 मीटर हाइट से अगर आपने ड्रॉप किया है, ध्यान से देखना आप, तो ऊपर से नीचे गिरना चालू होगा। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, मतलब वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो बढ़ते 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 कभी तो 10 पहुंचेगी, क्योंकि जी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितना है 10 है, और उसके वैल्यू तक ही पहुंचना है अपने को, है ना। तो कब पहुंच पाएगी देखो, तो अपना बेसिक थीम क्या है, वेलोसिटी उसका 10 के बराबर कर देना है ना। तो वेलोसिटी 10 के बराबर करना है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बराबर 2gh, वही तो लिखते हैं अपन, है ना। तो क्या आएगा वहां से बताओ, वहां से आ गया अपने पास वी स्क्वायर इक्वल टू 20h, है ना, और h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 मीटर। ये बेटा h कौन सा है, ये h आपने निकाला है ऊपर से कितने हाइट से आया, तो ग्राउंड से अगर देखोगे तो 10 माइनस, है ना, ये वाला वैल्यू, ये 5 आ गया, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो अपना आंसर कितना हो गया 5, है ना। ये भी सेम मोशन अंडर ग्रेविटी से, दो सवाल आ गए अपने पास मोशन अंडर ग्रेविटी से, एक तो 1D वाला ये, है ना, और जेईई मेन से बहुत सारे सवाल रिपीट हुए हैं आपके इसी टॉपिक पे, क्लियर है। ठीक, देखो भाई सवाल क्या है, सवाल में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में, है ना, और उन्होंने पूछा है कि एनर्जी डेंसिटी फॉर अ लीनियर स्ट्रेन ऑफ ये, इस स्ट्रेन के लिए अपने को लीनियर स्ट्रेन के लिए एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, है ना। और अपने को ये भी चीज़ बोला है कि इलास्टिक जो है ना, इलास्टिसिटी इसकी वो यहीं तक लेना ही है, काउंट ही यहाँ तक करना है अपने को, ठीक है, उसके लिमिट के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर लीनियर स्ट्रेन इसके लिए एनर्जी डेंसिटी पूछा है, तो एनर्जी डेंसिटी अपने को पता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो इस वाले स्ट्रेन के लिए मुझे स्ट्रेस चाहिए। अब इस वाले ग्राफ से इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग क्या हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे हम, इसका स्लोप देख के, है ना। तो इसका स्लोप जब देखोगे आप, तो स्लोप देख के आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे, देखो आपने स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ का स्लोप निकाल लिया, ध्यान देना ये स्लोप जो है ना वो है स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, ये इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, ये चीज ये 10 की पावर माइनस 10/20, है ना, यहां से निकाल लोगे आप। ये देखो अच्छे से आप, दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेन एंड दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेस, नीचे लिखा हुआ है, तो 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई ये 20, ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, इस स्ट्रेन के लिए कितना स्ट्रेस होगा, तो कैलकुलेट कर लो इस स्ट्रेस से आप, तो ये वैल्यू आ गई। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बताओ, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दोनों वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा किलो जूल में कितना 25 किलो जूल पर मीटर क्यूब, है ना। और आंसर में क्या पूछा उसने हमसे, उसने पूछा भी हमसे यही है, किलो जूल पर मीटर क्यूब में ही पूछा हमसे। देखो क्वेश्चन के अंदर आप, उसने पूछा भी इसी टर्म में किलो जूल पर मीटर क्यूब, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25, क्लियर है क्या। दिस इज ऑल्सो ए बेसिक क्वेश्चन, है ना, फ्रॉम थर्मल इलास्टिसिटी, बहुत आसान सा सवाल था इलास्टिसिटी टॉपिक से, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ग्राफ भी बहुत आसान था, कोई डेटा कंफ्यूजिंग नहीं था इसमें, क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो भाई इस सवाल में क्या है, द इलोंगेशन ऑफ ए वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस, बहुत बढ़िया। तो दिया हुआ है कि वायर का इलोंगेशन ये है अर्थ पर, सेम वायर ऑफ सेम डायमेंशन इज इलोंगेट, वायर सेम है तो दोनों का यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा, है ना।
वो इतना से इलोंगेट हुआ है, अनदर प्लैनेट पे इलोंगेट क्यों होगा? ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक वायर को आप ऐसे छोड़ दोगे, ड्यू टू इट्स ओन वेट ये इलोंगेट हो जाता है ना। तो वो चीज़ बहुत अच्छी बात है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट विल, तो जी कंपेयर करना है बेसिकली, आपको फोर्स कंपेयर करना है mg वाला, और कुछ भी नहीं करना है ना। इसमें क्या आपको पता, याद करो क्या था यंग्स मॉडुलस, FL बाई A डेल्टा L, यही तो था, है ना। L वाज ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L क्या होता है? चेंज इन लेंथ, F क्या चीज है? फोर्स, एंड दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है क्या? अब यही चीज आपको दोनों प्लैनेट पे कंपेयर करना है, वहां से mg का रेशियो आ जाएगा, है ना। डेल्टा L अर्थ का पता है, डेल्टा L डैश प्लैनेट का पता है, दोनों का आप रेशियो ले लोगे तो आ जाएगा mg डैश बाई mg। यही बोला था हमने, F डैश बाई F, है ना। दोनों प्लैनेट पे फोर्स निकल जाएगा, वो जो FL बाई A डेल्टा L की बात कर रहे थे ना अपन, वो दोनों फोर्सेस के रेशियो आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात। तो वहां से G डैश आ जाएगा अपने पास, इससे mm कट जाएगा, G डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा L डैश बाई डेल्टा L इंटू जी। वहां पे सारी वैल्यूज आप डालोगे तो आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? बढ़े? देखो भाई सवाल क्या है। क्वेश्चन है कि एक 10 ओम रेजिस्टेंस है, 20 ओम, ठीक है, कनेक्टेड विद अ 20 वोल्ट बैटरी थ्रू अ स्विच। क्लियर है? ये डायग्राम देख लो आप, इसमें कनेक्टेड है, बहुत अच्छी बात। और क्या सवाल पूछा है देखो, वो बोल रहा है कि नाउ आफ्टर स्विच इज ओपन करंट बिकम्स 0 इन 100 माइक्रोसेकंड। जैसे स्विच को ओपन किया गया, ये इतने माइक्रोसेकंड में करंट 0 हो गया, है ना। तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज, तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पूछ रहा है आपको। जब भी इंडक्टर लगा हो आपके पास तो क्या होता है ईएमएफ पता ही है आपको, एल डी आई बाई डी टी, है ना। डी आई अपने को पता है, इनिशियल करंट निकाल लेंगे, फाइनल करंट तो 0 है क्योंकि सर्किट ओपन हो गया बाद में, है ना। इनिशियल करंट क्या होगा बताओ? इनिशियली, जब इनिशियली सर्किट टी इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे होते हैं हम, तो टी इक्वल्स टू 0 पर इस इंडक्टर को क्या हम प्लेन वायर की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर ये प्लेन वायर है तो सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है 10 ओम, और ये पोटेंशियल बैटरी की तरह कितना है? 20 वोल्ट, है ना। तो करंट कितना दौड़ रहा होगा भाई? 2 एम्पियर। तो इनिशियल करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। फाइनल करंट 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि सर्किट ही टूट गया। क्वेश्चन में ही बोल रहा है सर्किट ओपन कर दिया हमने, और कितने टाइम में भाई? तो 10 माइक्रोसेकंड, 100 माइक्रोसेकंड में। क्लियर है ना। तो अपने पास एल की वैल्यू पता, सवाल के अंदर दिया है, डी आई चेंज इन करंट पता है, एंड डी टी कि टाइम भी पता है, कितने टाइम के अंदर हुआ, कहां नहीं है। तो क्या हम ईएमएफ इंड्यूस निकाल सकते हैं एल डी आई बाई डी टी से? सारे वैल्यूज पुट करोगे, ई आ जाएगा अपना एवरेज वैल्यू जो इंड्यूस हुआ है, क्योंकि एक बार में इतना तो इंड्यूस हुआ नहीं होगा, इसलिए अपन इसको एवरेज बोल रहे हैं। कितना इंड्यूस हो गया? 400 वोल्ट। क्या आंसर हमसे वोल्ट में ही मांग रहा है वो? देखो ध्यान से आप, क्या आंसर हमसे वोल्ट में मांग रहा है? बहुत अच्छी बात, ये वोल्ट में मांग रहा है। तो अगर वोल्ट में मांग रहा है तो आंसर कितना लिखना पड़ेगा अपने को? 400 वोल्ट, जो अपन ने कैलकुलेट करा है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया? 400 वोल्ट। और जेई मेंस ने भी यही आंसर दिया है, कितना? 400 वोल्ट। क्लियर है क्या? देखो ये सवाल क्या है, इसने बोला लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन इंसिडेंट एंगल θ1 ऑन द सिस्टम ऑफ 2 प्लेन मिरर्स। 2 प्लेन मिरर है, 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, एंगल कुछ भी है। उसने बोला कि M2, ध्यान से सुनना, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर M1 इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक बाय द मिरर M2 विथ एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री। मतलब ये इस पे आया होगा, नॉर्मल से 30 डिग्री पे वापस निकल गया होगा, ये चीज है। तो आपको पूछ रहा है टोटल डेविएशन। मैं इतने डायग्राम में क्यों पढ़ूं? मुझे पता है टोटल डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। प्लेन मिरर का सबसे बेसिक सवाल मुझे आसानी से पता है, डेल्टा इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आप आराम से कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। कितना होगा बेटा? 150, है ना। 75 डिग्री दिया हुआ इसने, तो कितना हो गया? 150। ये घटाओ कितना आएगा बताओ? 210 डिग्री। दिस कम्स टू बी 210 डिग्री। देखते हैं आंसर क्या दिया था जेईई मेंस ने। देखो आंसर 210 ही दिया है, बहुत बढ़िया, है ना। तो बेसिक सा सवाल प्लेन मिरर का, अगर 2 मिरर्स थीटा एंगल पे हैं तो 360 माइनस 2 थीटा अपन अच्छे से जानते हैं, है ना। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया।
देखो भाई सवाल क्या है, सवाल दिया इन वर्नियर कैलिपर। देखो वर्नियर एरर का सवाल आ गया। हर साल एरर से एक सवाल तो आना ही आना है मिनिमम, है ना। और उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, इसमें से तो सवाल आने के फुल चांसेस रहते हैं। इन टाइप के सवालों को अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करोगे तो सवाल सही बनेंगे। फॉर्मूले के पीछे भागोगे हो सकता है आपके सवाल गलत भी हो जाए, क्योंकि आप फॉर्मूला सही इस्तेमाल कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। देखते हैं सवाल में क्या है। ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। मतलब 1 सेंटीमीटर को 20 इक्वल पार्ट्स में बांट के रखा है हमने मेन स्केल में। तो मैं बोल सकता हूं 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 डिवीजन, मतलब ये छोटा सा डिवीजन 1 सेंटीमीटर को 20 पार्ट में बांटा हमने, तो एक छोटा सा डिवीजन कितना होगा बोलो, 1/20 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद आगे क्या दिया भाई, इफ 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 9th मेन स्केल डिवीजन। मतलब इसके 9th मेन स्केल डिवीजन वर्नियर के 10th से मैच हो रहा है। मान लो कि ये वर्नियर है ना, ये वर्नियर है नीचे, वर्नियर भाई साहब के 10th होंगे, ये 10 लाइन है नीचे मान लो, और ऊपर 9 से मैच हो रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फॉर्मूले के पीछे मत भागना इसमें आप, ऊपर वाला जो 9 डिवीजन है वो नीचे वाला 10 डिवीजन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वही लंबाई तो है। सोच के देखो कि अगर मैं एक मीटर स्केल ले लूं, उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा, अगर मान लो स्केल में रीडिंग आ रही है 10 सेंटीमीटर, तो वो 10 सेंटीमीटर और की लंबाई और उस ऑब्जेक्ट की लंबाई दोनों तो सेम ही है ना। तो वर्नियर स्केल कोई अलग टाइप का स्केल नहीं है, वो एक मटेरियल पीस है। अब मान लो इसके 10 डिवीजन ऊपर 9 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मेन स्केल का 9 डिवीजन मतलब कितना हो गया, 9 इंटू 1/20 सेंटीमीटर। मतलब पूरा का पूरा वर्नियर स्केल की लंबाई हो गई 9 इंटू 1/20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका पूरा का पूरा 10 डिवीजन ऊपर वाले के 9 डिवीजन से मैच हो रहा है। सीधा सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट। और आगे क्या पूछा आपसे, वर्नियर कांस्टेंट, लिस्ट काउंट पूछा है भाई साहब आपसे। लिस्ट काउंट क्या होता है, जो मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं वर्नियर स्केल में, बताओ। मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। कैसे, क्योंकि सोच के देख, नीचे जो वर्नियर स्केल डिवीजन होता है एक जो पार्ट होता है वर्नियर का, और ऊपर होता है मेन स्केल का एक पार्ट, है ना। जब आप वर्नियर को खसकाते हो इधर करके लेफ्ट राइट, है ना, तो सोचो जब वो मैच कर रहा होता है, जब थोड़ा सा खसका हो गया आप और पहला लाइन मैच करेगा, नीचे वर्नियर का और ऊपर मेन स्केल का, तो जो स्पेस बन रहा होगा ना, वो सबसे लीस्ट डिस्टेंस है जो आप मेजर कर सकते हो वर्नियर स्केल से। और वो कितना होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। पता है वो कुछ ऐसा सीन बन रहा होता है, अब ध्यान से देखना, मैं पूरा स्केल नहीं बना रहा, वो कुछ ऐसा सीन बन रहा होता है आपके पास। ये समझो कि मेन स्केल है, और मेन स्केल में ये पहला डिवीजन है, और नीचे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की पहली डिवीजन ये है, आगे स्केल बढ़ रही है ना। और ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, इसमें ऑब्जेक्ट फंसा हुआ था आपका, जिसको मेजर करना है हमें, ये ऑब्जेक्ट फंसा हुआ था। तो अपने को ये लीस्ट काउंट, जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी लंबाई क्या होगी बाय कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला लेंथ माइनस नीचे वाला लेंथ। ऊपर वाला लेंथ क्या था, 1 मेन स्केल डिवीजन, नीचे वाला लेंथ क्या था, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यही कैलकुलेट करना है बेसिकली अपने को, और सारा कैलकुलेशन अपने को पता है बाय कॉन्सेप्ट, है ना, जो अपन ने बोला अभी। तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या था, 1/20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 20 हिस्सों में बटा हुआ था, है ना। और 10 VSD 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे थे 9 मेन स्केल डिवीजन से, तो हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लंबाई निकाल लेंगे। मतलब वर्नियर स्केल के एक खांचे की लंबाई निकाल ली हमने। मेन स्केल की एक खांचे की लंबाई कितनी थी, 1/20 सेंटीमीटर। अब वर्नियर के एक खांचे की लंबाई आ गई इतनी, है ना। अब दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 5 × 10⁻² मिलीमीटर। क्लियर है, बहुत आसान सवाल था, बट बेसिक से करोगे तो आएगा, है ना। फॉर्मूले के पीछे अगर भागोगे, ये तो आसान सवाल था, इसमें और अच्छे सवाल बन सकते हैं, और हर साल आते हैं जेईई मेंस में, है ना। जेईई एडवांस तक अच्छे अच्छे सवाल आते हैं इसमें। क्लियर है क्या, बढ़िया। देखो सवाल क्या है, इस सवाल में बोल रहा है एज पर द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द बैटरी विल बी। डायोड का सवाल है, देख रहे हो इधर। अब ये बैटरी किधर से करंट देगा, इधर से,
करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा। ये भैया बोला मैं करंट नहीं जाने दूंगा। ध्यान से देखना, ये है देखो पॉजिटिव प्लेट, इसका करंट नीचे से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक तो इधर बटेगा, एक ऊपर जाके इधर आएगा। ये बोल रहा भैया मैं तो नहीं जाने दूंगा, मतलब ये सर्किट तोड़ दिया इसने, मतलब ये तो हमारे सर्किट का हिस्सा है ही नहीं। अब ये फिर ऊपर से एक पार्ट जाएगा करंट का, ये जाएगा, ये जाने देगा, ये मतलब ये डायोड और ये डायोड तो करंट को जाने देगा, बट ये वाला डायोड सर्किट में करंट नहीं जाने देगा। तो हमारा इफेक्टिव सर्किट क्या हो जाएगा, देखो हमारा इफेक्टिव सर्किट हो गया ये। अब ध्यान से देखो, तो ऊपर हो गया 16 ओम, नीचे हो गया 16 ओम, ये दोनों क्या पैरेलल में हो गए, उसके साथ ये 2 ओम क्या हो गया सीरीज में, है ना। वहां से आप आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे। आर इक्विवेलेंट एक बार आ गया तो मेरे पास पोटेंशियल पता है, आर इक्विवेलेंट 10 ओम है ना, पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा भाई, करंट आएगा 10/10 1 एम्पियर, है ना। बहुत आसान सवाल, बेसिक डायोड के प्रॉपर्टी पे, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का प्रॉपर्टी बेसिक, वो भी बेसिक डायग्राम लिया गया आपके सामने, ऐसा नहीं कि बहुत टफ डायग्राम ले लिया गया, बहुत बेसिक सा सवाल है। क्लियर है क्या, करंट को कहां नहीं जाने देगा और कहां जाने देगा, क्लैरिटी है क्या, ठीक, बहुत बढ़िया। देखो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि एक 110 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एसी सोर्स इज कनेक्टेड इन द सर्किट एज सोन इन द फिगर। बहुत अच्छी बात, ये एल और सी पैरेलल में और 55 ओम ये है। द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 55 ओम, बोल रहा है इसके थ्रू करंट क्या होगा एट रेजोनेंस। बहुत बड़ी बात, ये सवाल खुद ही बोल रहा है कि मेरा आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, ये सवाल खुद ही बोल रहा है कि मेरा आंसर क्या होगा, इसने खुद ही लिख दिया कि रेजोनेंस, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है कि अगर ये दोनों रेजोनेंस में है तो इफेक्टिव सर्किट का इंपीडेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ध्यान से देखो, इफेक्टिव सर्किट्स का इंपीडेंस, क्योंकि अगर रेजोनेंस में है तो आपको पता है एट रेजोनेंस क्या होता है, एक्सएल इक्वल्स टू क्या एक्सी, वो हो जाता है, और एक्सएल इक्वल्स टू अगर एक्सी हो गया तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा, है ना। या आप ऐसे सोचो कि नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा इनफाइनाइट, और अगर नेट इंपीडेंस हो गया इनफाइनाइट तो नेट करंट क्या होगा भैया, जीरो। तो ये सर्किट, ये क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, क्योंकि रेजोनेंस का कंडीशन बोल रहा हो, रेजोनेंस कंडीशन पे सर्किट ओपन हो जाएगी, और अगर ओपन हो गई तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो सीधा सीधा इसका आंसर है जीरो। दूसरे तरीके से आप समझो तो एट रेजोनेंस एक्सएल बिकम्स, एक्सएल इक्वल्स टू क्या एक्सी, एक्सएल क्या है, एक्सएल क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस फ्रॉम इंडक्टर, एंड एक्सी क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फ्रॉम कैपेसिटर। ये दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना। और वो दो पैरेलल में सर्किट बने थे, वो अगर आप फाइंड आउट करने जाओगे तो वो आएगा 1/√1/XL माइनस 1/XC। अगर दोनों बराबर हो गए, ये जीरो, तो 1/Z इक्वल्स टू जीरो, और Z बिकम्स मतलब टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो वो चीज इनफाइनाइट को टेंड करती है, तो सर्किट में करंट ही जीरो हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो भाई सवाल क्या है, ये क्वेश्चन है एन आइडियल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी। देखो भाई फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है ये। फ्लूइड ऑफ डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी दे दी, मतलब रो की वैल्यू दे दी इसने। फ्लोज स्मूथली थ्रू अ बेंट पाइप, पाइप दिख रहा है आपको, बेंट है, बहुत अच्छी बात। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल चेंज हो रहा है ए से लेके A/2 तक, यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर A/2 दिया है, बहुत अच्छी बात। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वाइड एंड नैरो सेक्शन ऑफ द पाइप इज 4100 P1 पास्कल। यहाँ मान लो आप P1 है, यहाँ मान लो आप P2 है, दोनों का प्रेशर डिफरेंस दे दिया 4100, है ना। दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना दे दिया, 4100। दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस पता है अपने को। एट वाइडर सेक्शन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज √x/6, तो x क्या होगा, वाइडर सेक्शन मतलब यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब V1 की वेलोसिटी पूछ रहा है ना। ये सवाल समझ में आया क्या सबको, ध्यान समझना किस चीज का, ये बर्नौलीज इक्वेशन का सवाल है ये। अब इसमें क्या करेंगे बताओ, एक चीज तो अपने को अच्छे से पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं हम, A1V1 इक्वल्स टू A2V2 आराम से निकाल सकते हैं हम, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, है ना। क्योंकि मेरे पास A का रिलेशन है, तो A इंटू V1 बराबर A/2 इंटू V2, तो V2 पता पड़ जाएगा मुझे कितना, 2 इंटू V1, V2 इन टर्म्स ऑफ V1 आ गया, है ना। तो वेलोसिटी डबल हो रही है ना। अब बर्नौली लगा दो आप आराम से,
जब बर्नौली लगाओगे आप तो इजीली आप कैलकुलेट कर, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस पता है। और बर्नौली क्या था याद करो, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इस हिसाब से चलोगे आप, दोनों पॉइंट पे अगर देखोगे तो P1 माइनस P2 की वैल्यू पता है अपने को, रो जी H1 माइनस H2 भी पता है अपने को, क्योंकि हाइट देखो सवाल में दे रखा है उसने, ध्यान से देखो हाइट वो 1 मीटर दे रखा है, तो H1 माइनस H2 भी दे रखा है सवाल के अंदर अपने को, है ना। तो ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी पता है ना। इस P2 के इधर ले गए अपने, इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अभी अभी देखा है अपन ने कि V2 की वैल्यू V1 के टर्म्स में क्या चीज है। देखो ये आया था क्या, V2 बराबर क्या 2V1। अब ये वैल्यू उठा के बेटा यहां पटको तो सीधा सीधा सारी वैल्यूज अपने को पता है, P1 माइनस P2 पता है, H1 माइनस H2 पता है, रो पता है, G पता है, सारी वैल्यूज डालेंगे हम तो V1 निकल के आ जाएगा ये चीज। ध्यान से देखें आप, V1 की वैल्यू क्या आ जाती है, V1 आ जाएगी रूट अंडर 121/12। यहां से थोड़ा बुद्धि लगाना था आपको, सवाल के अंदर बोल रहा है कि V1 है रूट 6/x, तो डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं आ सकता नंबर कि नीचे 6 आ जाएगा आपको अच्छे से, है ना, जैसे आप इंतजार में बैठे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो आपको करना क्या ऐसे सवालों में, इसको जस्ट कंपेयर कर लेना है। तो रूट 6/x वेलोसिटी थी और वेलोसिटी अपनी ये चीज आई, मैं इसको कंपेयर कर लूंगा, है ना। तो रूट x/6 इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, रूट 120/12, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 363। क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल था ये। सवाल था ये कि इसमें अच्छी बात यही थी, ये कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाना था बस, कि डायरेक्टली आपको नीचे 6 नहीं मिल सकता कभी कभी, है ना। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो आंसर डायरेक्टली मैच हो जाएगा। बाकी सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट पर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम पे, ये दोनों पर सवाल था। दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके छोटा सा सवाल, बहुत अच्छा सवाल तो नहीं बोल सकते बट मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं अपन। इसका आंसर कितना है 363, है ना।